मेरे प्रिय शिक्षार्थियों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं रामजी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदुलम रांची से आप लोगों के बीच में पुनः वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इस दौरान पहले हमारे तरफ से आप सभी लोगों का सादर अभिवादन है। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की इस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। कोरोना से लड़ते हुए हम और आप जो लर्निंग को अभी छोड़े नहीं है, अधिगम को हम लोग छोड़े नहीं हैं और अधिगम दिन प्रतिदिन चल रहा है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कोर्स 8 के अंतर्गत यूनिट 1 से पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु में जो अंतर है उसको मैंने स्पष्ट कर दिया है। आज मैंने उसी यूनिट से आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ। अगला टॉपिक जो है पाठ्यक्रम की प्रकार क्या है। स्टेप ऑफ करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम के जो प्रकार क्या है। जब हम पाठ्यक्रम के प्रकार की बातें करते हैं तो पाठ्यक्रम की जो संगठन के विषय में जो अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, ऐसी पाठ्यक्रम के भी अनेक प्रकार और उसी दौरान इसीलिए पाठ्यक्रम के भी अनेक प्रकार होते हैं। इसी पाठ्यक्रम के संगठन के विभिन्न प्रकार होते हैं और उसी तरह पाठ्यक्रम के प्रकार भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनकी पंक्तियों को मैंने एक एक करके आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ और उसे बहुत बारीकी से इस वीडियो को सुनिए और मुख्य पॉइंट जो हो उसे नोट किया करिए, तो वो ये क्लियर हो जाए कि वास्तव में पाठ्यक्रम के प्रकार हैं। पहला पॉइंट, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। क्या विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है? जब बातें आती है पाठ्यक्रम की, एक एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले तो एडम्स ने बात आती है कि वास्तव में जो शिक्षा के ध्रुव हैं, वे शिक्षा के ध्रुव की एक इकाई है जो पाठ्यक्रम है। तो रायवर ने भी कहा कि सिर्फ शिक्षक ही शिक्षा के एक केंद्र है, बस शिक्षक है और शिक्षा दिया जा सकता है। एडम्स ने कहा कि नहीं, जब तक शिक्षक और शिक्षार्थी का अंतर संबंध नहीं होगा तब तक शिक्षा नहीं दी जा सकती। एडम्स की भी इन्होंने अपने की शिक्षा के मात्र 2 ही ध्रुव नहीं है, शिक्षा के 3 ध्रुव हैं। तो जॉन डेवी ने शिक्षा के 3 ध्रुव बताया, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। फिर क्या विवाद उठा कि नहीं, जैसे मनोविज्ञान का विवाद है परिभाषा में, उसी तरह उसमें भी कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम से तो शिक्षा का कोई बहुत वो नहीं है, 3 लोग रहेंगे और शिक्षा ग्रहण हो जाएगी। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने यह ध्यान करके बताया कि जब तक पूरे समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हम अधिगम नहीं मान सकते, शिक्षा नहीं मान सकते, लर्निंग नहीं हो पाएगी। इसलिए पूरा समाज को शिक्षित करिए, इस शिक्षा के अर्थ के रूप में परिभाषित किया।
तो वही ठीक उसी में से एक टॉपिक मैंने पाठ्यक्रम की बातें कर दी। तो पाठ्यक्रम की जो प्रकार है, पहला प्रकार को उन्होंने कहा कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? बात आती है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम किसे कह सकते हैं। मतलब कि बालक, विषय केंद्रित स्पष्ट रूप से कहा है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को हम कहते हैं जिसमें बालक की अपेक्षा विषयों पर अधिक बल दिया जाता है। स्पष्ट कि बालक को महत्व न देकर विषय को महत्व दिया जाता है, यही बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है। तो उसी पर तीनों बात मैंने पहले कह चुका हूं, तो इसलिए मात्र विषय पर केंद्रित पाठ्यक्रम को आ जा सकता है, इस चीज को रखा गया है। और उसने कहा क्योंकि इस प्रकार के जो पाठ्यक्रम में पुस्तकों का जो विशेष महत्व है, पुस्तक का विशेष महत्व है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम विषय केंद्रित पर क्या है, बच्चों को न महत्व देकर विषय पर, तो पाठ्य पुस्तकों का सबसे अधिक महत्व। इसलिए इस पाठ्यक्रम की जो कह सकते हैं पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं, इसे पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। जब हमारे देश में इसी प्रकार का पाठ्यक्रम प्रचलित है, कहा भी है ना कि हमारे देश में इसी प्रकार का पाठ्यक्रम प्रचलित भी है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। कहते हैं कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम अमनोवैज्ञानिक हैं। फर्स्ट पॉइंट, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम जो है वो क्या है, अमनोवैज्ञानिक है। अर्थात इसको कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत बालकों की रुचियों, मनोवैज्ञानिक होने के कारण इसके बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं और क्या कहते हैं तथा योग्यताओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। अगर मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम है तो उसमें बालक की रुचियों, आवश्यकताओं और योग्यताओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। अब पाठ्यक्रम बन जाता है ऐसी चीज को ध्यान। और जब तक विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक की रुचियों, आवश्यकताओं और योग्यताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं किया जाता हो, तब का पाठ्यक्रम दोषपूर्ण माना जाता है। इसलिए पाठ्यक्रम वही, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम वही है जो बालक की रुचियों, आवश्यकताओं और योग्यताओं को ध्यान में देकर पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ। और दूसरी बातें हम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत रख सकते हैं कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम अगर रुचि, आवश्यकताओं, योग्यताओं को ध्यान नहीं दिया गया है तो दूसरा पॉइंट उसमें से उभर के आता है कि यह कठोर होता है। वह बालकों के लिए वह पाठ्यक्रम अत्यधिक कठोर होगा, कठिन होगा, उनके समझ की बाहर होगा। दूसरी बात है मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक होने के कारण रुचि, आवश्यकताओं और योग्यताओं को ध्यान में नहीं दिया जाता है, तो उसकी दूसरा पॉइंट मिलता है कि यह पाठ्यक्रम कठोर होता है। तो स्वाभाविक है अगर रुचि, आवश्यकताओं को ध्यान में न दिया जाए तो पाठ्यक्रम कठोर ही होगा, कठिन ही होगा। तीसरी बात आती है इसके द्वारा बालक का जो सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता कि ऐसी पाठ्यक्रम के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास नहीं किया जाता। सर्वांगीण विकास में क्या, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, संवेगात्मक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, मनोशारीरिक विकास, ये सब कर ही नहीं पाएंगे जब तक वह कठिन पाठ्यक्रम रहेगा। चौथी बातें आती हैं विषय केंद्रित अंतर्गत कि अगर इसके द्वारा अगर बालक की जनतांत्रिक भावना की अगर बात करते हैं तो
तो जनतांत्रिक भावनाओं का विकास नहीं किया जा सकता। जनतंत्र के बारे में इस व्यक्ति के अंदर इस भावनाओं का विकास हो ही नहीं सकता जब तक पाठ्यक्रम कठोर रहेगा। और पांचवी बातें विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित की जा सकती हैं कि यह पाठ्यक्रम बालकों में रटने की आदत, कहते हैं ना, ऐसे पाठ्यक्रम जो होते बालक में रटने की आदत एवं परीक्षा, कहते हैं ना कि रटने की आदत और केवल परीक्षा पर ही बल देता है। पाठ्यक्रम कठिन रहता है, बालक रट करके परीक्षा को पास कर लेता है, तो ऐसे पाठ्यक्रम बालक के लिए दोषपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम को विषय केंद्रित न होकर के बाल केंद्रित होना चाहिए, तो स्वाभाविक होगा। बाल केंद्रित जब होगा तो बालक की रुचि आवश्यकताओं और अक्षमताओं के योग्यता के अनुसार क्लियर हो गया विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। हमको आशा है कि ये आप कन्फर्म हो गए होंगे। पाठ्यक्रम में दूसरा प्रकार आता है, उसको हम कहते हैं अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम हम उस पाठ्यक्रम को कह सकते हैं या कहते हैं जिसमें बालक के विकास हेतु अनुभवों का विशेष महत्व दिया जाता है। बालक के विकास में अनुभव को विशेष महत्व दिया जाता है। जो बालक पढ़ करके जो कार्य नहीं कर सकता है, अगर बालक अनुभव से किसी कार्य को करता है, अनुभवों के द्वारा अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, तो ऐसे पाठ्यक्रम को हम अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। दूसरी शब्द अनुभव केंद्रित जो पाठ्यक्रम की अपेक्षा अनुभव पर आधारित होता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विषय पर नहीं, विषय की अपेक्षा वो क्या अनुभव पर आधारित होता है। पहला विषय केंद्रित था, लेकिन विषय केंद्रित न होकर अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम जो अनुभव पर आधारित हो। वस्तु स्थिति मतलब कि इसके अंतर्गत हम 3-4 पॉइंट पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम अस्पष्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट, जब अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम की बातें करेंगे तो ऐसे पाठ्यक्रम अस्पष्ट होते हैं। और जब अतः इसके अंतर को जो शिक्षा का उद्देश्य है वो अस्पष्ट नहीं होता है। जब मेरा पाठ्यक्रम ही अस्पष्ट है तो हम शिक्षा के उद्देश्य को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं। जब पाठ्यक्रम अस्पष्ट रहेगा तो हमारा शिक्षा का उद्देश्य भी स्पष्ट है। और उस पर एक बातें उन्होंने अनुभवों पर विशेष बल देते हुए और महत्व भी दिया और कहा कि शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट नहीं होते हैं। इसमें दूसरी बातें और सम्मिलित की गई हैं अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। इसके प्रयोग में समय अधिक लगता है। स्पष्ट कहा, किसी चीज को अनुभव के द्वारा प्राप्त करना तो स्वाभाविक है कि उसमें समय ज्यादा लगेगा। आज जिस पाठ्यक्रम में समय ज्यादा लगते हो वो पाठ्यक्रम क्या कठिन माना जा सकता है? तो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के प्रयोग में जो समय अधिक लगता है इसको क्लियर उन्होंने कर दिया। पढ़ के प्राप्त कर लेना, ज्ञान प्राप्त कर लेना, बालक केंद्रित विषय केंद्रित कर लेना, वो तो थोड़ा तक कुछ ठीक था। लेकिन अनुभव से जो हम कार्य करते हैं वो मुझे थोड़ा कठिन लगते हैं, इसलिए उस कार्य को कठिन माना। तीसरी बात यह है कि अनुभव केंद्रित जो पाठ्यक्रम है, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कि ज्ञान का जो क्रम है, ज्ञान की जब बातें आती है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में जो ज्ञान का क्रम
तथा संगठन क्रम तथा संगठन की जब बातें, संगठन ठीक से नहीं होता है, स्पष्ट का अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में किसी का ज्ञान और तथा उसका संगठन ठीक से नहीं हो पाता। चौथी बातें आती हैं अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत क्रियाओं और अनुभवों का जो निश्चित क्रम भी नहीं होता है। किसी भी कार्य क्रिया का और उसके द्वारा अनुभव से प्राप्त करने वाला कोई निश्चित क्रम नहीं होता है कि एक क्रम है, इसके अंतर्गत इसको प्राप्त करने की क्षमताएं विकसित होती है बालक में। इसलिए अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम भी बालकों की दृष्टि अच्छा नहीं, और उसने कहा कि उसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। पांचवी बात आती है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में कि इस पाठ्यक्रम की जो क्रियान्वित करने के लिए क्रियान्वयन करने के लिए क्रियान्वित करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। इसमें अधिक व्यय होते हैं धन के। अधिक धन जिसके पास रहेगा, पूंजी रहेगी, जिसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी, वही इस पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। तो इसलिए उसमें धन की आवश्यकता होती है। और उसमें छठी बात एक सामने आती है कि जो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम को सफल बनाने के लिए बुद्धिमान शिक्षकों की आवश्यकता होती है। मतलब कि शिक्षक ऐसे हों, सब शिक्षक के पल्ले नहीं पड़ेगा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। इसके लिए योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होती है, बुद्धिमान शिक्षकों की आवश्यकता होती है। तो सभी शिक्षक एक समान नहीं होते। तो वही स्वाभाविक है कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम दुश्मन मिल रहा है, जिसमें शिक्षक की भी बुद्धिमान शिक्षक की आवश्यकता होती है। एक बातें और आती है उसमें नेक्स्ट कि अगर इसके द्वारा बालक की जो प्रगति का मूल्यांकन बहुत कठिन होता है, उसमें मूल्यांकन की जो तरीका वो बहुत कठिन होता है। बालक का मूल्यांकन करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि शिक्षक द्वारा छात्र का मूल्यांकन, अच्छा द्वारा शिक्षक का मूल्यांकन तो स्वाभाविक है, लेकिन अनुभव के द्वारा बालक का मूल्यांकन करना ये कठिन है एक शिक्षक के लिए। इसलिए ये भी इसके अंतर्गत इसको भी रखा गया कि इसमें मूल्यांकन बहुत ही कठिन है। एक बातें और उसमें सम्मिलित है जिसको हम कह सकते हैं कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के जो द्वारा विभिन्न अनुभवों का एक दूसरे से सहसंबंध की है ना, कि एक दूसरे से सहसंबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। जब आप पढ़े होंगे मेथड में कि विषय से अन्य विषयों का सहसंबंध, भूगोल का इतिहास के साथ सहसंबंध, इतिहास का भूगोल का अर्थशास्त्र के साथ सहसंबंध, गणित के साथ, विज्ञान के साथ, सामाजिक विज्ञान के साथ, हिंदी के साथ, अर्थशास्त्र के साथ, जो जितनी संबंध की बातें आती हैं वह सहसंबंध भी स्थापित नहीं किया जा सकता अनुभव के द्वारा। इसमें उक्त दोष के होते हुए भी अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम के अनेक लाभ हैं। दोष तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें लाभ भी रखा गया। इसीलिए एक पाठ्यक्रम दो हो गया आपका, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम और अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। तीसरा पाठ्यक्रम की बातें जब हम करेंगे तो वह है कि कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम। क्या है कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम?
किसको कह सकते हैं? कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विभिन्न कार्यों को विशेष स्थान दिया जाता हो। पढ़ने का कार्य, लिखने का कार्य, किसी चीज का ड्राइंग बनाने का कार्य, कला का कार्य, पर्यटन का कार्य, मतलब आपको जो कार्य दिया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार के कार्य को स्थान दिया जाता है। और इसमें जॉन डेवी ने एक शब्द उन्होंने अपना रखा कि वास्तव में जो कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम है, तो जॉन डेवी ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों इस टॉपिक का अध्ययन करके उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बातें रखा और ये चीज भी बोला कि अगर हम अपने मतों की बातें करते हैं तो कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैंने जब विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की बातें आती हैं, कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम की बातें आती हैं, तो कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम में एक उन्होंने स्थान दिया। और जॉन डेवी ने अपने कथन में ये भी कहा कि कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा बालक समाज उपयोगी कार्यों के करने में रुचि लेने लगता है। कोई भी कार्य करने से पहले समाज के कार्यों में जो बालक रुचि लेने लगता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना निश्चित है। जब तक आप समाज के कार्य में रुचि नहीं लेंगे, पहला ना कि कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम, जब तक आप समाज के कार्य करने में रुचि नहीं लगे, तब तक उसके व्यक्तित्व का, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता। और सर्वांगीण विकास शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, संवेगात्मक विकास, बालक का संपूर्ण विकास, मानसिक विकास इसके अंतर्गत निहित है। जॉन डेवी ने अपनी बातें एकाग्र को स्पष्ट किया कि कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम को भी उन्होंने महत्व दिया। और बातें रह गई कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम के जो अंतर्गत स्पष्ट बातें करते हुए जॉन डेवी ने कहा कि जब तक समाज इनका आपको पूर्ण ज्ञान न हो, तब तक आपका संपूर्ण विकास हो ही नहीं सकता, सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता। इसीलिए कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम भी रखा गया प्रकार के अंतर्गत। और नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट नंबर 4 की बातें हम करेंगे, तो वह पाठ्यक्रम है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। पहला विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, दूसरा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, तीसरा कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम और चौथा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। कितनी बात, मतलब कि ठीक विषय केंद्रित का ठीक उल्टा हो जाएगा कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को हम कर सकते हैं जिसमें विषय की अपेक्षा बालक में, कहते हैं ना, विषय की अपेक्षा बालक को मुख्य स्थान दिया जाता है। यहाँ बालक, विषय और बालक आ गया ना, कि पाठ्यक्रम, बालक और शिक्षक मिल रहा है, तीनों चीजें आपको। तब जब हम बालक को मुख्य स्थान दे रहे हैं कि जब तक बालक नहीं है तब तक पाठ्यक्रम अधूरा है, शिक्षा अधूरी है। ऐसे पाठ्यक्रम का जो निर्माण बालक की विभिन्न अवस्थाओं की, बालक की विभिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। अब विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं? रुचियां, कहा ना, रुचियां आवश्यकताओं, योग्यताओं के अनुसार किया जाता है।
अब विषय केंद्रित में क्या था कि वो बालक की रुचियों, आवश्यकताओं और योग्यताओं को ध्यान में नहीं रखकर बनाया जाता है। यहाँ पर बालक केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत जब हम बालक की रुचि के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, योग्यता के अनुसार जब पाठ्यक्रम का हम निर्माण करते हैं तो बालक एक अच्छे नागरिक बनते हैं और वह अच्छे नागरिक बनकर समाज के लिए अच्छे कार्य करते हैं। तो आगे नहीं, कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो इसीलिए कभी भी पाठ्यक्रम बालक की रुचियों, आवश्यकताओं और योग्यताओं को ध्यान में रखता है, तो इसी बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए मॉन्टेसरी अपनी गार्डन की बातें थी, इसके उदाहरण है मॉन्टेसरी प्रणाली की गार्डन प्रणाली, योजना पद्धति बाल केंद्रीय पाठ्यक्रम के लिए ही उसके उदाहरण हैं। फ्रूबेल ने योजना पद्धति की पैट्रिक ने, मॉन्टेसरी, मोरिया मॉन्टेसरी ने ये बालक की रुचियों को, उसकी आवश्यकताओं को, उसकी योग्यताओं को ध्यान में रखकर बनाया। यही कारण है, और इसके उदाहरण हम लोग देते हैं जब बालक केंद्रित पाठ्यक्रम की बातें आती हैं कि देखिए ना, मॉन्टेसरी प्रणाली है, मोरिया मॉन्टेसरी की गार्डन प्रणाली है, फ्रूबेल की योजना पद्धति की पैट्रिक ने, इन्होंने जो बच्चों की योग्यताएं, रुचियों, आवश्यकताओं को ध्यान में देख करके जब वो पाठ्यक्रम का निर्माण करती हैं तो उससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है। और वह सर्वांगीण विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक यानी संपूर्ण विकास मनोवैज्ञानिक तरीका से किया जा सकता है। तो इसीलिए पाठ्यक्रम को विषय केंद्रित न होकर, अनुभव केंद्रित न होकर क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित, कार्य केंद्रित न होने के कारण भी उसे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसी क्रम में मैंने प्रकार के अंतर्गत 4 पॉइंट आपको हमने क्लियर कर चुका हूं। अब अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम के जो प्रकार हैं, शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम। क्या बालक के निर्माण में, एक पाठ्यक्रम के निर्माण में शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम का महत्व है, या शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम हम किसे कहते हैं? तब बातें उभर के आती हैं कि जब हम शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम, मैंने उस पाठ्यक्रम को कह सकते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की शिल्पकाओं है ना, शिल्प कलाओं, शिल्प कला क्या है पहले समझिए। शिल्प कला जब बातें आती हैं, जब शिल्प कला समझ जाएंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर बताने की जरूरत नहीं होती है कि शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है। जैसे शिल्प कला के उदाहरण हम दे सकते हैं, कटाई, बुनाई, चमड़ी तथा लकड़ी की काम, मतलब चमड़े उद्योग, लकड़ी उद्योग के काम आदि की केंद्र बनाकर, इन सबों का केंद्र बनाकर दूसरे विषयों की शिक्षा दी जाए, है ना। बालक को जब शिल्प कला की शिक्षा मिल जाएगी, अगर नहीं है तो उसको केंद्र बनाकर कटाई, बुनाई, शिल्प कला, चमड़ा उद्योग, लकड़ी उद्योग की केंद्र बनाकर बालक को शिल्प कला की शिक्षा दी जाए। और इस शिल्प कला की शिक्षा जब दूसरे विषयों की शिक्षा दी जाती है तो हमारे देश में जो वर्तमान बेसिक शिक्षा कह सकते हैं, वर्तमान बेसिक शिक्षा में इस प्रकार के पाठ्यक्रम का जो विशेष महत्व है ना, हथकरघा उद्योग है,
अगर बालक कटाई बुनाई की जो बातें हम करते हैं तो ये वो इससे योग्यता से कोई मतलब नहीं है। जिसे कह सकते हैं व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत कताई बुनाई, जैसे पुरुष किसी भी कार्य को बहुत अच्छे तरीका से कर सकता है। जैसे अगर पुरुष फावड़ा चलाने में तीव्र है तो बालिकाएं क्या है, हाथ से कार्य करने में तीव्र है। जो चीजें बालिकाएं कर सकती हैं जितनी तीव्र से, उतना आप तीव्र से नहीं कर सकते। जैसे बालिकाएं क्या, कताई बुनाई करने में बालिकाएं तीव्र होती हैं। छोटे छोटे ऊन के गोले बना करके उन्होंने एक स्वेटर फर्स्ट क्लास का तैयार कर देती है। तो जो वो चीजें कर लेती कताई, मतलब शिल्प कला में ऐसी शिक्षा रखा जाए कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, बालक भी वो चीज़ को कर सकता है। तो पाठ्यक्रम में ये भी विषय वस्तु रखने की आवश्यकता होती है। और उसी पाठ्यक्रम में बेसिक शिक्षा के इस प्रकार के पाठ्यक्रम का जो विशेष महत्व है, बेसिक शिक्षा में इस प्रकार के पाठ्यक्रम का विशेष महत्व, इसीलिए बेसिक शिक्षा बनाई गई, बेसिक शिक्षा में चीजें रखी गई। अब पाठ्यक्रम को महत्व देते हुए शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम को महत्व दिया गया बेसिक शिक्षा के। और जब इन्होंने अपनी बातें स्पष्ट रूप से रख करके क्लियर किया कि वास्तव में शिल्प कला केंद्रित शिक्षा पाठ्यक्रम होना चाहिए, तब नेक्स्ट अगली बातें आती हैं सुसंबद्ध पाठ्यक्रम। बताइए सुसंबद्ध पाठ्यक्रम क्या है? मतलब कि दूसरे से संबंधित, इसे कहते हैं सहसंबंध। सु माने बहुत अच्छा संबंध हो, तो सुसंबद्ध पाठ्यक्रम का जो उस पाठ्यक्रम को हम कह सकते हैं जिसमें विषय को अलग अलग न पढ़ाना, है ना, विषय को अलग अलग न पढ़ाकर एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाने की व्यवस्था हो। सुसंबंधित तो यही है कि विषय को अलग अलग न पढ़ करके सुसंबंध एक साथ पढ़ाया जाए, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सुसंबद्ध पाठ्यक्रम, इसमें एक चीजें और आती है कि जब वस्तु स्थिति यह है कि जब इसकी स्थिति यह है कि ज्ञान एक इकाई है, ज्ञान एक इकाई है, अतः जब बातें करते हैं कि ज्ञान को एक इकाई माना, उसने कहा कि सुसंबद्ध पाठ्यक्रम इस बात पर बल देता है कि देखिए, मतलब कि सुसंबद्ध जो पाठ्यक्रम है वह हर बातों पर बल देता है, कहता भी है कि बालक के सामने ज्ञान को विभिन्न विषयों में अलग न बांटकर, ज्ञान को विभिन्न विषयों में अलग अलग न बांटकर संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ज्ञान को अलग अलग विषय में न बांट करके संबंधित समायोजन करके दिया जाना चाहिए। उसने अपनी बातें में इस बात को भी समाहित किया और रखा। कभी भी सुसंबद्ध पाठ्यक्रम या एक दूसरे से संबंधित पाठ्यक्रम का उदाहरण दे करके और उस पाठ्यक्रम में उसका व्याख्या किया जाए तो बालक के लिए सबसे उत्तम पाठ्यक्रम माना जाता है। ये भी एक पाठ्यक्रम के प्रकार है। अगला है और लास्ट पाठ्यक्रम की हम बातें करते हैं तो एक आता है कोर पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम क्या है, किसको कहते हैं कोर पाठ्यक्रम?
आप लोगों के लिए लग रहा है कि नया विषय है, लेकिन नहीं। कोड पाठ्यक्रम हम उस पाठ्यक्रम को कह सकते हैं जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं। होता ना कि कोड पाठ्यक्रम में कुछ विषय अनिवार्य होते हैं और कुछ विषय अनिवार्य नहीं होते हैं। जैसे कोड पाठ्यक्रम का तात्पर्य है कि अगर ग्रेजुएशन में आपको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि अपने आप विषय चॉइस है, अब कोई आपको अनिवार्य है, जिसे ऑनर्स कहते हैं कि ऑनर्स डिग्री में ये विषय आपको अनिवार्य लेना ही है, वही कोर्स पाठ्यक्रम है। अनिवार्य विषय जिसे कह सकते हैं, ये अनिवार्य होते हैं। तथा अधिक विषय ऐच्छिक है। जब अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होता है, वही तो कोर्स पाठ्यक्रम है, जिसे कहते हैं अनिवार्य विषय। होता है कभी कभी क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, बोलते हैं कि प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य करना अनिवार्य है, सभी छात्रों को प्रश्न संख्या 1 करना अनिवार्य है और कुल प्रश्न 5 करना है। तो अगर उसमें जो अनिवार्य दिया गया आपको आता हो चाहे न आता हो, लेकिन अनिवार्य क्वेश्चन को करना है, यही कोर्स पाठ्यक्रम। तो वही अनिवार्यता दिया गया है बालक के लिए अनिवार्य होता है। तथा ऐच्छिक विषयों को व्यक्तिगत तो वो रुचि पर छोड़ जाते हैं। जो ऐच्छिक विषय हैं उसको रुचियों और क्षमताओं के अनुसार चुना जा सकता है, जिसे कोर्स पाठ्यक्रम कहते हैं अनिवार्य पाठ्यक्रम और ऐच्छिक पाठ्यक्रम। जहाँ तक उम्मीद है मुझे आपको बहुत अच्छा से ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कोर्स पाठ्यक्रम क्या है, अनिवार्य पाठ्यक्रम। हाँ, इसके अंतर्गत हम ये बातें करते हैं कि प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं के संबंध में ऐसे अनुभव प्रदान किए जाते हैं। दोनों प्रकार के सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के समस्याओं में के संबंध में ऐसे अनुभव प्राप्त किए जाते हैं जिनके द्वारा वह अपने भावी जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याओं को आसानी से सुलझाते हुए कुशल, समाज उपयोगी एवं आदर्श नागरिक बन सके। अगर एक समाज के लिए कुशल नागरिक की आवश्यकता होती है, एक समाज उपयोगी की आवश्यकता होती है, एक आदर्श नागरिक की आवश्यकता होती है। इसलिए समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ऐसे पाठ्यक्रम के प्रकार में कोर पाठ्यक्रम को रखा गया है कि जिससे बालक को उसके बारे में अत्यधिक ज्ञान प्राप्त हो सके। अगर इच्छुक को छोड़ दिया जाए तो बालक कठिन विषयों को छोड़कर भागने की कोशिश करता है और सरल विषयों का वह अध्ययन करना चाहता है। जैसे आप लोग देखिए, जो विषय आपको समझ में आती है उसी को आप बार बार पढ़ना चाहते हैं, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है। हम लोग भी पढ़ते थे, ऐसी चीज़ें होती थी। जो समझ में आता था उसको ज़्यादा पढ़ने की इच्छा करती है। तो इसीलिए कठिन विषय हो तो उसको अनिवार्य रूप में अगर रख दिया गया है कि बालक उसे भागे नहीं, उससे कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करे और ज्ञान प्राप्त करके वह एक अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए एक कुशल नागरिक, समाज उपयोगी नागरिक और एक आदर्श नागरिक बन सके।
यहीं पर मैं अपना लेक्चर रोक रहे हैं और समाप्त करते हुए हम आपको इतना जरूर कहेंगे कि वीडियो आप देखिए, उसमें हर पॉइंट आपको क्लियर कर दिया गया है वास्तव में पाठ्यक्रम की प्रकार क्या है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भारत माता की जय।